Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your 13th lecture video of Geography, Chapter 5, Industries. So students, as you all know, in our previous lecture videos, we discussed a general introduction about one of the world's major industries, that is iron and steel industry. Also, we discussed about major iron and steel producing center in India and in world. So students, I hope the content in the previous videos is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we shall discuss our next topic, that is cotton textile industry. So students, आज के lecture video में हम जो हमारी another major and important industry है, यानी कि cotton textile industry, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. So students, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती क्या है. सो स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स क्लोथिंग इंडस्ट्री. अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजाइनिंग ऑफ यार्न, क्लॉथ एंड क्लोथिंग. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें यार्न, क्लॉथ एंड क्लॉथिंग की प्रोडक्शन और डिजाइनिंग जो है वो करी जाती है. सो स्टूडेंट्स, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि क्लॉथ को वीव करना यार्न में से ये एक एंशियंट आर्ट है. यानी कि कहने का ये मतलब है कि धागे में से कपड़े को बुनना ये एक बहुत ही पुरानी आर्ट है. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इन सब का यूज करा जाता है क्लॉथ यानी कि कपड़े को बनाने के लिए. The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे डिवाइड करा जा सकता है, यानी कि उसे बांटा जा सकता है इस बेसिस पर कि उस इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो यूज हो रहा है. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब बच्चों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या रॉ मटेरियल यूज होता है? फाइबर्स. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. अब जो फाइबर्स हैं वो या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर मैन मेड हो सकते हैं. अब बच्चों, नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, यानी कि प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्स से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं वो फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर्स. और मैन मेड फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करे जाते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट. अब जो नेचुरल फाइबर्स है वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, यानी कि कहाँ से पाए जाते हैं? वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन और जूट. मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक एंड रेयॉन. अब मैन मेड फाइबर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक और रेयॉन. ये सब क्या है? मैन मेड फाइबर्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. अब बच्चों, यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में समझा रहे हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड की यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है.
Till the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques, wheels and looms. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब तक यानी कि उससे पहले जो कॉटन क्लॉथ था यानी कि जो कॉटन का कपड़ा था वो बनाया जाता था हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स यानी कि व्हील्स पर और लूम्स पर. In 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industry, first in Britain and later in other parts of the world. अब 18th century में power looms means a loom that is powered by water, steam और electricity. यानी कि वो लूम जो पानी, स्टीम या बिजली से चलते हैं. तो क्या कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी में पावर लूम्स ने फैसिलिटेट करा यानी कि आसान कर दिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को, सबसे पहले ब्रिटेन में और फिर बाद में वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में. यानी कि कहने का ये मतलब है कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो कॉटन क्लॉथ था यानी कि जो कॉटन का कपड़ा था वो व्हील्स और लूम्स पर बनाया जाता था, लेकिन 18th सेंचुरी में जो पावर लूम्स थे उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को आसान कर दिया, उसे और भी बढ़ा दिया, पहले तो ब्रिटेन में और उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड के दुनिया के बाकी पार्ट्स में भी. टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि आज के समय में इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए ये इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल्स के. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक फैक्ट शेयर किया गया है जिसमें बताया गया है द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सेरे विच मीन्स टू वीव. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि ये जो टर्म टेक्सटाइल है ये डिराइव की गई है लैटिन वर्ड टेक्सेरे से, जिसका मतलब होता है टू वीव यानी कि बुनना. नाउ स्टूडेंट्स, इंडिया हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि इंडिया का एक बहुत ही ग्लोरियस ट्रेडिशन यानी कि बहुत ही मैग्निफिसेंट ट्रेडिशन रहा है एक्सीलेंट क्वालिटी की कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने का. बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट. अब बच्चों, ब्रिटिश रूल से पहले ही इंडिया का जो हैंड स्पन यानी कि हाथों से स्पिन हुआ कपड़ा और हैंड वोवन यानी कि हाथों से बुना हुआ कपड़ा वो ऑलरेडी ही यानी कि पहले ही मार्केट में, बाजार में उसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी. यानी कि कहने का ये मतलब है कि ब्रिटिश रूल से पहले भी जो इंडिया का हैंडस्पन और हैंड वोवन क्लॉथ था उसकी मार्केट में ऑलरेडी पहले ही बहुत डिमांड थी. द मसलिन्स ऑफ ढाका, चिंसेस ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन. अब मसलिन्स ऑफ ढाका, चिंसेस ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट और गोल्ड रॉट कॉटन बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा का ये पहले ही वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में मशहूर था अपनी क्वालिटी और अपने डिजाइन के लिए. बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. पर जो हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल थी यानी कि हाथों से बुनी हुई कॉटन टेक्सटाइल थी, उसकी प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगी और टाइम कंज्यूमिंग थी. अब हाथों से कॉटन टेक्सटाइल को बुनने में काफी टाइम लगता था, तो इसी वजह से जो हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल थी उसकी प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ही महंगी थी
और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी थी। Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produced cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि इसी वजह से जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो न्यू टेक्सटाइल मिल्स जो थी वेस्ट की, उनके साथ जो कंपटीशन थी उसको फेस नहीं कर सकी। यानी कि जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वेस्ट की न्यू टेक्सटाइल मिल्स का सामना जो है वो नहीं कर सकी, क्योंकि जो न्यू टेक्सटाइल मिल्स थी वेस्ट की वो बहुत ही चीप यानी कि बहुत ही सस्ता और अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक जो थी वो प्रोड्यूस करती थी मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स के थ्रू। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो सामना नहीं कर सकी न्यू टेक्सटाइल मिल्स वेस्ट की, जो कि प्रोड्यूस करती थी बहुत ही चीप यानी कि बहुत ही सस्ता और गुड क्वालिटी का फैब्रिक मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स के थ्रू। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई in 1854। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल यानी कि पहली सक्सेसफुल ऑटोमेटिक टेक्सटाइल मिल जिसमें कि मशीन्स जो है वो ऑटोमेटिक चलती थी वो एस्टेब्लिश करी गई यानी कि सेटअप करी गई मुंबई में 1854 में। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अ पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region। अब बच्चों मुंबई रीजन में जो वार्म यानी कि गर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट और उसके साथ ही साथ पोर्ट का अवेलेबल होना जिससे कि मशीनरी को इंपोर्ट करा जा सके यानी कि बाहर से मशीनरी को लाया जा सके, देन रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और स्किल्ड लेबर, इन सब की वजह से जो है उस रीजन में जो ये इंडस्ट्री है ये रैपिडली जो है वो एक्सपेंड हुई यानी कि बहुत ही तेजी के साथ एक्सपेंड हुई। यानी कि कहने का ये मतलब है कि वार्म यानी कि गर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, देन उसके बाद पोर्ट का अवेलेबल होना जिसकी वजह से मशीनरी को इंपोर्ट करा जा सके यानी कि बाहर की कंट्रीज से लाया जा सके, देन रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना और स्किल्ड लेबर, इन सब की वजह से जो मुंबई रीजन है वहां पर जो ये इंडस्ट्री है ये रैपिडली एक्सपेंड हुई यानी कि बहुत ही तेजी के साथ एक्सपेंड हुई। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि शुरू में तो ये इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हुई महाराष्ट्र और गुजरात में, क्यों? क्योंकि वहां पर फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था। अब बच्चों कॉटन को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है और वो ह्यूमिड क्लाइमेट महाराष्ट्र और गुजरात में था, तो इसी वजह से शुरू में ये जो इंडस्ट्री है ये महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लरिश हुई। बट टुडे humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not weight losing raw material, so this industry has spread to other parts of India। अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि पर आज के समय में जो ह्यूमिडिटी है उसे आर्टिफिशियली क्रिएट करा जा सकता है और इसके साथ ही साथ जो रॉ कॉटन है वो प्योर होता है और अगर उसे बाहर से ट्रांसपोर्ट करा जाए तो जितना भी ट्रांसपोर्ट करके लाया गया है वो सारा का सारा हम यूज कर सकते हैं, उसका जो है उसे वेस्ट नहीं करा जा सकता। इसी वजह से ये जो इंडस्ट्री है ये इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड हो चुकी है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी
and Panipat are some of the other important centers. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत ये कुछ बाकी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक और फैक्ट जो है वो शेयर किया गया है. अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो टोटल प्रोडक्शन है उसका लगभग जो 1/3 पार्ट है वो एक्सपोर्ट करा जाता है, यानी कि बाकी कंट्रीज में भेजा जाता है सेल के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक फैक्ट शेयर किया गया है जिसमें बताया गया है द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट क्लोस्टर नियर कोलकाता इन 1818 बट इट क्लोज्ड डाउन आफ्टर सम टाइम. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो पहली टेक्सटाइल मिल कंट्री में एस्टेब्लिश हुई थी वो सेटअप हुई थी, यानी कि एस्टेब्लिश हुई थी फोर्ट ग्लॉस्टर में जो कि कोलकाता के पास है, और 1818 में एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि 1818 में सेटअप हुई थी. पर कुछ टाइम के बाद, यानी कि कुछ देर के बाद वो बंद हो गई थी. नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक वर्ल्ड का मैप जो है वो शेयर किया गया है जिसमें बताया गया है मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स इन वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैप में दिख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में ये आगे हमारे मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स. देन साउथ अमेरिका में ये आगे हमारे मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स. देन यहाँ पर यूरोप में आगे मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स. देन अफ्रीका में आ गए ये हमारे मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स. देन एशिया में, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंडिया में ये आ गया मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स. देन यहाँ पर जापान में मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स दिखा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से बताया गया है मैप पर कि वर्ल्ड में कौन कौन से मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स जो हैं वो हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने वर्ल्ड की अनदर मेजर एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा. सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो. फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चों जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी तब आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.